डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में जानेंगे हम इस लेक्चर में। तो मान लीजिए एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये हमारी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर मैंने इसका ले लिया n। बात क्लियर है? तो जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन इसका होगा, ये इससे पहले जो मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं उसमें आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसके बारे में हम ठीक से जान चुके हैं। तो आज जो हमारा एम है वो क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना। तो इसी के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ, ये मैंने हेडिंग लिख दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं PI। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और क्यू क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ एक्स, देन PI इज पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/FD इंटू क्यू। तो ये हमारा बनेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर है? तो ये इसका एक जनरल मेथड भी है जिससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इसके शॉर्ट मेथड दिए गए, वो ये डिपेंड करते हैं क्यू पर। अगर मान लीजिए क्यू हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे e⁻x, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन AX टाइप या फिर कोस AX टाइप, ध्यान देंगे ये एंगल जो है लीनियर फंक्शन ऑफ x, लीनियर फंक्शन ऑफ x। इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर है ये भी क्या? लीनियर फंक्शन ऑफ x। या ये कोई पॉलिनोमियल है, या फिर ये कोई e⁻x इंटू एनी फंक्शन ऑफ x, कुछ इस टाइप का है। तो इसी तरह आप लिखते जाएंगे और यहां पर आपको अलग अलग टाइप दिखते जाएंगे। ठीक है? जब हमारी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी तो उस केस में हम जनरल फार्मूला लगाएंगे। तो वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि काफी लेंथी फार्मूला है। तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के फार्मूले आज पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फार्मूला, जो सीधी किस पर डिपेंड है? क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू पर डिपेंड है। तो मैं इनको केस 1, केस 2, केस 3 नाम दूंगा और इनको सोल्व करता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं केस नंबर 1 पर। क्या है केस नंबर 1 इसका? जैसा भी मैंने बताया ये शॉर्ट फार्मूले में बताने जा रहा हूं इसके। तो पहला जो फार्मूला है वो मैंने ले लिया किसके लिए? इफ क्यू इज एनी फंक्शन ऑफ, सॉरी, इफ क्यू इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e⁻AX या e⁻AX प्लस B, एक ही बात है। तो क्या होगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल? देन पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इट विल बी 1/FD e⁻AX। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने e⁻AX लिखा है। तो मेथड ये कहता है कि आप इसमें ये जो ऑपरेटर था आपका कौन? FD यानी कोएफिशिएंट ऑफ y, इसमें आप d को रिप्लेस कर देंगे किससे? d इज रिप्लेस्ड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपोनेंशियल पावर। तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इसमें इसकी पावर कितनी है? a इंटू x। तो जो x का कोएफिशिएंट है उसको आप d की जगह लिख देंगे। और ऐसा करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? प्रोवाइडेड FD when d is replaced by a must be non-zero। यानी जिस समय आपने d को a लिखा है उस समय ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो। क्योंकि अगर ये जीरो बन गया तो 1/0 का मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी। चलिए अगर मान लीजिए जीरो नहीं बना तो इसका मतलब d को a रख सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए कि d को a लिखने पर जीरो बन जाए तब क्या करेंगे? तो इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं। इसी को एक्सटेंड किया तो मैंने यहां पर लिखा, मान लीजिए एफ डी बिकम जीरो,
एफ डी हमारा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। कब, जब डी को किससे रिप्लेस किया, ए से। उस केस में क्या होगा देन, तब आप क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/fd e टू द पावर ax। लेकिन यहां पर जैसे आप डी को ए लिखते हैं तो ये आपका क्या बन रहा है, 0। तो इस केस में आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी डी को आप ए नहीं लिखेंगे। डी को ए लिखने से पहले क्या करेंगे हम, डायरेक्ट डी को ए लिखने पर 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे डी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, तो इसमें 2 स्टेप आपको करने पड़ेंगे। नंबर 1, इस फंक्शन का डिफरेंशियल कर देंगे डी के रेस्पेक्ट में। ध्यान देंगे मैं पूरे का डिफरेंशियल नहीं कह रहा, किसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, कह रहा हूं सिर्फ एफ डी का। इसका डेरिवेटिव लिखेंगे डी के रेस्पेक्ट में और एक्स का कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है, और ऐसा करने के बाद फिर हम डी को रिप्लेस करेंगे किससे, ए से। यानी एफ डी में डी को ए से रिप्लेस करने पे 0 आ रहा था तो आपने उसको रिप्लेस नहीं किया। अगर मान लीजिए 0 नहीं आता तो रिप्लेस ही कर देता। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे और x का मल्टीप्लाई करेंगे और d को क्या लिख देंगे हम, a। लेकिन अब भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय भी आपका जो fd है वो d को a लिखने पर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर ये अभी भी 0 बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, एक स्टेप में और आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए इसको फिर आगे लिखता हूं मैं। अगर मान लीजिए यहां पर ये क्या बन गया था, नॉन जीरो, तब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर ये 0 बनता है तब क्या करेंगे, क्योंकि यहां तो कंडीशन इन्वॉल्व है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, इफ एफ डैश डी, ये आपका क्या बनने जा रहा है, 0। अगर ये टर्म 0 आ रही है तब क्या करेंगे, देन ये जो आपका पी आई था, यहां तक तो पहुंच चुके थे ना, x 1/f डैश डी ई टू द पावर ए एक्स, यहां पर रुके रहेंगे। क्योंकि जैसे ही आपने डी को ए लिखा तो वो 0 बन गया। अगर 0 नहीं बना तो क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये 0 आने के कारण फिर इसको एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे, अगेन ये जो एफ डैश है इसका फिर डिफरेंशियल कर देंगे। यानी एफ डैश तो पहले ही था, एक बार और डिफरेंशियल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश डी, और फिर एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी एक्स था तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर ए एक्स। और फिर हम इस बात का यहां पर जरूर ध्यान रखेंगे कि अभी भी क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश डी नॉन जीरो। क्लियर है, और आप इसको इसी तरह, अगर ये 0 बन जाता है, अब नॉन जीरो तो क्वेश्चन खत्म। अगर 0 बनता है तो क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई और इसका डेरिवेटिव, फिर क्या कोशिश करेंगे। अच्छा यहां पर मैंने ये बताया नहीं आपको, x का मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, फिर कोशिश हमारी यही रहेगी कि d को क्या लिख देंगे हम, a, और d को a लिखने पे क्या बनना चाहिए, नॉन जीरो। तो अगर 0 बनेगा तो फिर क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई और इसका डेरिवेटिव। क्लियर है, तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हमारा अटेम्प्ट क्या होगा कि जो एफ डी है उसी में डी को ए लिखेंगे। अगर वो 0 बनता है तो रुक जाएंगे, और अगर 0 नहीं बना तो क्वेश्चन खत्म, पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब हमारा आ जाएगा। अगर 0 बनता है तो x का मल्टीप्लाई, फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर डी को ए लिखेंगे। क्लियर है, 0 नहीं बनता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर है, यही इसी पर। और अगर 0 बनता है तो फिर क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई और फंक्शन का डिफरेंशियल, फिर डी को क्या लिखेंगे, और चेक करेंगे एफ डबल डैश मस्ट बी नॉन जीरो। अगर ये 0 है तो इस मेथड को फिर हम आगे इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। 0 होने पर यहां पर एक्स क्यूब हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। चलिए मेथड को ठीक से समझने के लिए एक एग्जांपल में यहां पे सोल्व कर देता हूं। अब मैं कंप्लीट क्वेश्चन करूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड करूंगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालूंगा। मेथड आप समझ गए ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ किसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लेता हूं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 3 ई टू द पावर माइनस 2x। चलिए यहां पर 2x लिख देता हूं और यहां पर लिख दिया मैंने 5 ई टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट करते हैं इसकी। तो क्या कहानी बननी चाहिए, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन,
सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कल आपको लेक्चर पढ़ाया था उसका यूज करने जा रहा हूं मैं। ये आ गई हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको नाम दे दीजिए आप 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिख देंगे हम, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब क्या है कि डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी समझ लेंगे, तो और करके लिख देता हूं, यह आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 y इक्वस टू 3 e टू द पावर 2x प्लस 5 e टू द पावर माइनस 3x। ये हमारे पास आ गई इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा करना है मुझे, तो इसका सीएफ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन क्या है, सीएफ प्लस पीआई। तो पीआई के बारे में तो आज ही बताया गया है, अभी इस पर आ जाएंगे। तो पहले हम निकाल देते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एफडी की। यही आपका कौन है, एफडी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनेगी, डी की जगह m रिप्लेस कर देंगे, यह आ गया m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वस टू 0। fm इक्वस टू 0 इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फैक्टर कर देता हूं इसके, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया मैंने, 6 इक्वस टू 0। क्लियर है। तो यहां पर ये मेरे पास आ गया m इंटू m प्लस 3, और यहां पर आ गया ये 2m प्लस 3 इक्वस टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ गया ये, दिस इंप्लाइज m प्लस 3, और यहां पर आ गया ये m प्लस 2 इक्वस टू 0। ठीक है, तो यहां पर m की 2 वैल्यू मुझे मिली, m प्लस 3 इक्वस टू 0, और ये आ गया m प्लस 2 इक्वस टू 0। फर्दर सोल्व किया तो m की वैल्यू आ गई -3, और यहां पर आ गई -2। अब जैसा कि कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहां पर आप m की 2 वैल्यू मिली, बोथ वैल्यू आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो CF क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनटू e टू द पावर -3x यानी फर्स्ट वैल्यू, और ये आ जाएगा C2 e टू द पावर -2x। तो बच्चों ये आ गया मेरे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन ये तो बात रही हमारे प्रीवियस लेक्चर की, जो आज कहानी स्टार्ट की उसमें से तो कुछ आया नहीं। तो अब आज की बात करते हैं। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक बार देख लीजिए इसको, मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका लिखने जा रहा हूं। तो क्या बनने वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपने देख ही लिया होगा। CF अगर समझ में नहीं आया CF, तो इसके लिए प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का लिंक डाल दूंगा। चलिए अब हम आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो क्या होगा ये, नाउ PI इज, इट विल बी 1/FD। अब FD क्या था, ये आप यहां से भी लिख सकते हैं, ये था d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, और यहां पर कितना आ गया, 3 e टू द पावर 2x प्लस 5 e टू द पावर -3x। तो यहां पर ये दो कॉम्बिनेशन है, एक आ गया e टू द पावर 2x और दूसरा आ गया e टू द पावर -3x। सिंगल फंक्शन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है ये ऐसे काम करता है जैसे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। तो ये क्या है कि दोनों फंक्शन पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, और कांस्टेंट को आप बाहर लिख देंगे, इसकी लीनियर प्रॉपर्टी है। तो कितना आएगा, 1/3 d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, ये आ गया e टू द पावर 2x, और ये बना मेरे पास 5 1/d स्क्वायर प्लस 5d 6, और ये आ गया e टू द पावर -3x। क्लियर है। अब मेथड ये कहता है कि यहां पर आप d की जगह क्या पुट कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2, और यहां पर d की जगह क्या पुट कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x यानी -3। तो दोनों यहां पर d को 2 रखना है, यहां पर d को -3 रखना है। तो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन से बचने के लिए पहली टर्म का नाम रख दिया मैंने P1 3P1, और दूसरे वाले को नाम दे दिया मैंने 5P2, और इसको नाम दे दो इक्वेशन को। अगर मैंने नाम नहीं दिया आप तक तो चलो इसको नाम दे दिया मैंने 2, इक्वेशन को मैंने शायद 1 कहा था,
ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। मैं 1 बाय 1 दोनों को सोल्व करता हूं। पहले मैं फाइंड करूंगा P1, उसके बाद फाइंड करूंगा P2। P1 का मतलब ये है मेरे पास, और P2 का मतलब ये वाला टर्म। तो इनको मैं फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूं P1, राइट में लिख देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ P1। फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 मैं दोनों को पुट कर दूंगा। मैं चाहता तो एक सिंगल फंक्शन का भी एग्जाम्पल ले सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना सोल्व करने पड़े, लेक्चर हमारा ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम ले ली है। तो P1 की बात करते हैं पहले। तो P1 क्या होगा? P1 इज 1/d² प्लस 5d प्लस 6, और साथ में आ गया ये e⁻²x। कितना आ गया? e⁻²x। चलिए d की जगह 2 रख दीजिए। भाई वर्किंग रूल ये कहता है कि d को क्या रख देंगे आप? 2, यानी d इज रिप्लेस्ड बाय 2। और जब आप d को 2 लिख रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रहे, इट मस्ट बी नॉन जीरो। तो d को 2 रखने पर ये आ गया 2², 5 × 2 प्लस 6, और ये बना मेरे पास e⁻²x, यानी कितना बना ये आ गया मेरे पास 4 प्लस 10 प्लस 6, यानी e⁻²x, और ये आ गया मेरे पास 1/20 e⁻²x। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को नंबर 3, और ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों? ये वैल्यू आ गई P1 की। इट इज P1, ये P1 की वैल्यू है, ठीक है। बड़े आसानी से सोल्व हो गया। d को मैंने क्या पुट कर दिया यहां पर? 2। अब मैं बात करता हूं यहां पर किसकी? P2 की। सेकंड जो फंक्शन है मेरे पास e⁻−3x, इसके कारण क्या बनेगा? तो डिटर्मिनेशन ऑफ P2, आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग नहीं डालना चाहते तो डायरेक्ट लिखते जाइए। P2 इज 1/d² प्लस 5d प्लस 6, और यहां पर कितना आ गया? e⁻−3x। चलिए यहां पर मैं d की जगह पुट करने जा रहा हूं कितना? -3। चलिए d को रिप्लेस किया मैंने -3 से, d इज रिप्लेस्ड बाय -3। जैसे आप d को यहां पर -3 लिखेंगे तो क्या रिजल्ट बनने वाला है? ध्यान देंगे, यहां पर आया ये d को -3 लिखा तो 9, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहां पर कितना बना? 5 - 3 यानी -15, और यहां पर आपने लिखा 6, ये तो 0 आ गया। क्या आ गया? ये 0, क्योंकि यहां पर आपको एक बार और चेक कर लीजिए, d² प्लस 5d प्लस 6 when d is replaced by -3, ये आपका आ रहा है 0। अब 0 आ रहा है तो इसका मतलब आप अभी d को -3 नहीं लिख सकते। अब नहीं लिख सकते तो वर्किंग रूल में आपको क्या बताया गया, उसी की बात करते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 की मुझे जरूरत पड़ेगी 3p1 प्लस 5p2, याद रखिएगा इसको। तो वर्किंग रूल में आपको बताया गया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए, ये बड़ी समझने की बात है। देखिए पहले क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सॉरी फर्स्ट पार्ट में इसके d को आपने डायरेक्ट 2 रख दिया, x का कोफिशिएंट। यहां पर d को -3 लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ये 0 बन रहा है। 0 का मतलब ये पूरी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। तो वर्किंग रूल ये कहता है कि x का कर दो मल्टीप्लाई और इसका कर दो डिफरेंशियल d के रेस्पेक्ट में। तो d² प्लस 5d प्लस 6, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? d² का आ गया ट्वाइस d, 5d का कितना हो गया? 5d के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 6 का हो गया 0। अब इसके बाद फिर हमारा अटेम्प्ट वही रहेगा कि हम d को क्या लिखना चाहेंगे? -3 रखिए, d को -3, 2 - 3 -6 और प्लस 5, 0 नहीं बनेगा। 2 - 3 प्लस 5, अगर 0 नहीं बन रहा तो d को -3 लिख दीजिए। -3 मतलब x का कोफिशिएंट। तो क्या बना ये? x इंटू ये आ गया बच्चों -6 प्लस 1 यानी -1 e⁻−3x, और ये P2 आ गया -x e⁻−3x, और ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 3। क्लियर है? सॉरी 3 तो पहले आ चुकी है, ये इक्वेशन आ गई 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 से P1 P2 की वैल्यू 2 में रख दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2। हाँ, तो ये जो P1 और P2 की वैल्यू है ये मैं पुट करने जा रहा हूं किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या थी इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास 3p1 प्लस 5p2। चलिए तो P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू है 3, ये तो ऑलरेडी है, तो P1 आ गया 1/20 e⁻²x,
और 5 P2 की क्या वैल्यू है? P2 की वैल्यू है मेरे पास -x और e टू द पावर -3x। क्लियर है? तो देयरफॉर चलिए एक लाइन और बढ़ा देता हूं, 3/20 e टू द पावर 2x और ये आ गया -5x e टू द पावर -3x। अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा? क्योंकि पूछा तो आपसे जनरल सॉल्यूशन ही गया था ना, तो क्या बनेगा जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन विल बी y इक्वल टू यानी डिपेंडेंट वेरिएबल CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जो CF की वैल्यू थी वो पुट कर दी थी, क्या थी CF की वैल्यू? ये था C1 e टू द पावर -2x C2 e टू द पावर -3x, शायद यही था। और PI कितना हो गया? PI हमारे पास आ गया 3/20 e टू द पावर 2x और -5x e टू द पावर -3x। ये हमारा आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। तो ये तरीका है इसको सोल्व करने का, जबकि राइट हैंड साइड में जो Q की वैल्यू है वो क्या है हमारा? कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन जिसकी पावर क्या है? पोलिनोमियल डिग्री 1 का, यानी e टू द पावर ax या e टू द पावर ax प्लस b। एक और प्रॉब्लम सोल्व करता हूं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है इस बार ऑर्डर 3 का। सोल्व d³ y ओवर dx क्यूब -3 d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3 dy ओवर dx और -y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस, चलिए यहां पे लिख दिया मैंने 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ गई मेरे पास d³ ओवर dx क्यूब -3 d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3 dy ओवर dx माइनस y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 5। इक्वेशन नंबर 1। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी इसकी? सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगी d³ -3d स्क्वायर प्लस 3d -1 और ये y e टू द पावर x प्लस 5। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने से पहले तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या आ जाएगी? वो इसकी हेल्प से आएगी, यही FD है। यह आएगा m³ -3m स्क्वायर प्लस 3m -1 इक्वल्स टू 0, यानी FM इक्वल्स टू 0। प्रीवियस लेक्चर में आपको दिख जाएगा। अब इसके फैक्टर करो। फैक्टर क्या करें? ये तो एक फार्मूला बन गया, इट इज होल क्यूब ऑफ m-1। ठीक है, m की 3 वैल्यू आएंगी, रूट हमारा रिपीट हो गया, यानी m-1 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू आ गई 1,1। ध्यान देंगे अगर रिपीट है तो उसको लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर डिग्री 3 है तो m की 3 वैल्यू आएंगी। तो CF कितना हुआ? तो CF यहां पर हो गया C1, रूट तो रिपीट हो रहा है, एक ही फंक्शन यूज होगा e टू द पावर x। ठीक है, तो दूसरा कोएफिशिएंट x से मल्टीप्लाई, फिर पहले लिखेंगे C1, फिर C2 को x से मल्टीप्लाई, फिर रिपीट x स्क्वायर C3 और ये आ गया e टू द पावर x। मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, अगर आपको CF ठीक से समझ में नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, लिंक आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड चलिए इसके बाद आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा? 1/FD। FD आपका ये है ही, तो क्या बना ये? 1/d³ -3d स्क्वायर प्लस 3d -1 और ये कितना आएगा? e टू द पावर x प्लस 5। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट कर दो, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास बना पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/, अच्छा जरूरी नहीं कि हर बार दो पार्ट हो, सिंगल फंक्शन भी हो सकता है। d³ -3d स्क्वायर प्लस 3d और ये आ गया -1। मैं चाहूं तो इसको d-1 का होल क्यूब भी लिख सकता हूं, लेकिन लिख नहीं रहा। e टू द पावर x प्लस 5। चलिए इस 5 को भी लिख दीजिए e टू द पावर 0x, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लिख सकता हूं। अब इसके दो पार्ट कर दीजिए।
क्योंकि दोनों ही है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में मैंने मान लिया कांस्टेंट को टर्म को भी, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक में x का कोफिशिएंट 1 है तो दूसरे में x का कोफिशिएंट 0 है। तो 5 1 अपॉन d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 कितना होगा यहां पर e टू द पावर 0x। ठीक है, चाहे तो इनका नाम P1 और P2 रख दें या डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट ही सोल्व कर देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि इसको P1 और P2 लिखें। अगर क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है तो डायरेक्ट ही पुट कर दीजिए। चलिए, तो अब ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें आपको d को क्या लिखना है, इसमें d को लिखना 1। तो ध्यान देंगे, यहां d को 1 लिखा तो 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1। क्लियर है? तो इसका मतलब 1 से 1 कैंसिल, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, और ये आ गया आपका 0 और 0 आ गया। तो इसका मतलब आप d को 1 अभी नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे फिर आप, जब d को 1 नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, जैसा कि अभी आपको वर्किंग रूल में बताया गया था, d की जगह लिख देंगे यहां पर, सॉरी d की जगह 1 लिखने के बजाय पहले आप इसको करेंगे x से मल्टीप्लाई और इसका कर देंगे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो d क्यूब का कितना हो जाएगा 3d स्क्वायर, और ये कितना होगा d स्क्वायर का ट्वाइस d यानी 6d, और 3d का आ गया 3 और 1 का 0 और e की पावर x। चलिए इसको फिलहाल यहीं छोड़ देता हूं, सेकंड पार्ट पर आ जाओ। 5 यहां पर d की जगह क्या रखना है 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो माइनस 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जब यहां पर माइनस 1 आ ही गया है तो यहां पर d को 0 लिखा जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं, दोनों अलग अलग केस है। आप चाहो तो इसको पहले क्वेश्चन की तरह P1 और इसको क्या लिख सकते हो P2, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो क्या बना ये, आपने यहां पर d की जगह जैसी 0 लिखा तो ये बना 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती, जब यहां पर ये 0 बनता। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट तो हमारा सोल्व हो गया, इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब यहां पर फिर क्या हमारी कोशिश होगी, अब हमारी फिर कोशिश होगी d को 1 लिखने की। तो d को 1 लिखिए आप, तो क्या बनेगा 3 माइनस 6 और प्लस 3, 3 प्लस 3 6 माइनस 6, यानी फिर क्या आ गया ये 0। अब 0 आ गया तो इसका मतलब d को 1 नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे आप, जब d को 1 नहीं लिख सकते तो फिर x का मल्टीप्लाई, तो x तो पहले से ही है, फिर x का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया x स्क्वायर, और यहां पर इसका डिफरेंशियल कितना आ गया ये 6d, यहां से कितना आ गया ये माइनस 6 और 3 का 0 e की पावर x। जरा इसको सोल्व कर लेता हूं, ये आ गया मेरे पास 5 अपॉन माइनस 1 और e की पावर 0x का मतलब फिर वापस 1 लिख दो। तो कितना बना ये x स्क्वायर। अब पहले पार्ट में फिर वापस आ जाते हैं, P2 तो सोल्व हो गया, एक तरह से P1 था ये P2 था, ऐसा मैंने मान लिया। अब फिर हमारी कोशिश क्या होगी d को 1 रखने की। d को 1 रखा तो कितना आ गया 6 माइनस 6 0, यानी अभी भी आप d को x का कोफिशिएंट नहीं पुट कर सकते, तो प्रोसीजर को फिर आगे बढ़ा दीजिए। तो क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो कितना आ जाएगा यहां पर x क्यूब मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसका डिफरेंशियल कितना होगा 6d का 6 e की पावर x, और ये आ गया माइनस 5। कितना आ गया बच्चों ये माइनस 5। अब इसके बाद किसी को कुछ भी पुट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इसके अंदर d रहा ही नहीं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी तक चलेगा जब तक d आपके पास है। तो d रिमूव हो गया, अगर रिमूव नहीं होता तो d को हम पुट कर पाते। ठीक है, तो ये प्रोसीजर तब तक चलना। अब d रखने के लिए बचा नहीं, तो यही हमारा क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन आ गया वही y इक्वल टू CF प्लस PI, सॉरी CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और यहां पर जैसा कि आप जान पा रहे हैं CF की वैल्यू ये है आपके पास, कितना आ जाएगा C1 प्लस x C2, और ये आ गया मेरे पास x स्क्वायर C3 इंटू e टू द पावर x प्लस PI कितना होगा ये x क्यूब बाय 6, दोनों को इस तरह लिख दिया है e टू द पावर x, और ये आ गया बच्चों माइनस 5। यही हमारा क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मैंने आपको एक सिंगल मेथड बताया है, शॉर्ट मेथड। जब हमारा राइट हैंड साइड क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x टाइप का, या e टू द पावर ax टाइप का, या e टू द पावर ax प्लस b टाइप का, यानी जो पावर है वो लीनियर फंक्शन क्या होना चाहिए x का। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा तो उसमें आपको फिर एक दूसरा मेथड बताऊंगा जिसमें होगा sin ax cos ax। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद लेक्चर में कंटिन्यूअस अपलोड करता जाऊंगा। कुल मिलाकर इसके 6 मेथड हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो इनके छोटे छोटे लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे। मेथड को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मुझे पक्का यकीन है अगर आप बगैर स्किप करे इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको मेथड 100% समझ में आ जाएगा। थैंक यू।